नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्वदेश विशेष। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और आज स्वदेश विशेष में एक बहुत ही खास विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि आपके बच्चे पर आपकी किस चीज का असर, आपके किस व्यवहार का असर सबसे ज्यादा होता है? हम कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लें, लेकिन कभी कोई एक गलती या हमारा कोई एक गलत व्यवहार बच्चों के मन पर कुछ ऐसा असर कर जाता है जो उन्हें जिंदगी भर याद रह जाता है। लेकिन ये बातें सिर्फ याद रह जाने तक ही सीमित नहीं हैं। हालिया एक स्टडी आई है और वो स्टडी कहती है कि बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में ये जो हमारा व्यवहार है ये बहुत अहम भूमिका निभाता है। बच्चों के व्यवहार, उनकी पर्सनैलिटी को लेकर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। हम कई बार बहुत जागरूक होने की बात तो करते हैं, लेकिन छोटी छोटी ऐसी गलतियां पेरेंटिंग में करते हैं जिसकी वजह से बचपन जो है वो बिगड़ सा जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि कई बच्चे अपने मन की बात माता पिता से कहने में डरते हैं। क्यों? क्योंकि हमने एक ऐसा माहौल बना दिया है बच्चों के मन में। कई बार हम ऐसा डर पैदा कर देते हैं जिससे वो कम्युनिकेट करने से डरते हैं। कुछ ऐसे ही पेरेंटिंग मिस्टेक्स होती हैं जो बच्चों की परेशानियों को और बढ़ा देती हैं और बच्चों को जिंदगी भर का तनाव दे जाती हैं। और हालिया जो रिसर्च है वो बहुत सारे संकेत दे रही है इसी पेरेंटिंग को लेकर। और जाहिर सी बात है कि हम समझदार कितने भी हो जाएं, लेकिन पेरेंटिंग को लेकर, एक संतुलित पेरेंटिंग कैसी हो, इसको लेकर जागरूकता का अभी भी अभाव है। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, लौट कर आएंगे तो इस पर खास चर्चा करेंगे। खतरनाक साबित हो सकता है। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने जाना कि किस तरह से ये जो सख्ती है, ये जो डर का माहौल बच्चों में हम पेरेंटिंग के नाम पर पैदा करते हैं, उनमें बेवजह रोक टोक उनकी करते हैं, ये उनके डीएनए में भी बदलाव का एक कारण बन रहा है। और ये एक रिसर्च जो है वो साबित कर रही है। डॉक्टर मीमांसा सिंह तंवर, जानी मानी साइकोलॉजिस्ट, फोर्टिस नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम से जुड़ी हुई हमारे साथ इस वक्त हैं। इसके साथ ही मधुलिका तनेजा जी भी हमारे साथ हैं, जो कि जानी मानी लाइफ कोच हैं, थेरेपिस्ट हैं और पेरेंटिंग एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले
जाहिर सी बात है कि ये जो पूरी रिसर्च है और इस रिसर्च की जो बातें हमने आपको बताई हैं वो आप ग्राफिक्स के ज़रिए भी जान पाएंगे। मीमांसा जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। ये पूरी रिपोर्ट कह रही है कि जो बच्चों का शरीर है, बच्चों का जो मन है, उसमें हम मानसिक बदलाव या किसी तरह का जो डिप्रेशन या स्ट्रेस या उनका इंट्रोवर्ट होना या वो कहीं घुल मिल नहीं पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो शारीरिक संरचना में बदलाव की वजह से होती हैं, जिसकी वजह है हमारी सख्त पेरेंटिंग के नाम पे जो हम उन पर एक दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। कितना इत्तेफाक रखती हैं आप इस रिपोर्ट से, और अगर इत्तेफाक रखती हैं तो ये कितनी चिंताजनक बात है? और मेरे ख्याल से आप तक तो बहुत सारे केसेस इस तरह के पहुंचते होंगे। देखिए, ये इसमें कोई दो राह ही नहीं है कि पेरेंटिंग का बच्चों की पर्सनैलिटी पे काफी डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। हमने ये हमेशा से समझा है, पढ़ा है, साइंस पहले भी ये चीज कह चुकी है कि माँ बाप किस तरह से अपने बच्चों की पर्सनैलिटी पे इन्फ्लुएंस डालते हैं, कैसे उनके साथ डे टू डे बेसिस में उनका व्यवहार कैसा रहता है, उनका टेम्परामेंट कैसा रहता है बच्चों के साथ, उसका इन्फ्लुएंस बच्चों की पर्सनैलिटी पे और उनके मूड पे, उनके सेल्फ एस्टीम पे, इन सब चीजों पे पड़ता है। तो अभी एक रिसर्च आई है जहां पर वो ये कह रहा है कि स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग जो है कैन बी अ प्रीकर्सर, जहां पर हम डिप्रेसिव जैसे सिम्टम्स देख सकते हैं। साथ ही साथ और भी फैक्टर्स होते हैं फॉर अ चाइल्ड जहां पर उनमें डिप्रेशन या मेंटल हेल्थ कंसर्न्स देखा जाता है। पर पेरेंटिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है रोल होता है बच्चे की सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, ग्रोथ के ऊपर। सो अगर आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग में बच्चों का सेल्फ एस्टीम जो है लो होता है, क्योंकि जिस तरह के शब्द कभी कभार इस्तेमाल किए जाते हैं, जिस तरह की स्ट्रिक्टनेस जो इस्तेमाल की जाती है, फिजिकल पनिशमेंट होती है कभी कभार, वर्बली पेरेंट जो है हार्श हो सकता है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बच्चे के मानसिक उस पे प्रभाव डालती है, जहां वो अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं उस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। बच्चा चिड़चिड़ापन शो कर सकता है, बच्चा थोड़ा सा पेरेंट से दूर रहने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली तनाव जैसी चीजें हैं जो बच्चा महसूस करता है। पेरेंट को अगर गुस्सा आता है और वो बच्चे पे एकदम से बहुत ज्यादा गुस्सा निकालते हैं, तो बच्चों के अंदर भी भावनाएं जो है अलग अलग तरीके की आती हैं, जो उनको नहीं समझ आता कि कैसे उनको एक्सप्रेस किया जाए। क्योंकि स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग में कहीं ना कहीं वो स्पेस जो बच्चे को चाहिए होता है अपने मन की बात करने के लिए, एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, वो कहीं ना कहीं इतने अच्छा तरीके से डेवलप नहीं होता। सो पेरेंटिंग का उस चीज पे इन्फ्लुएंस जरूर होता है। साथ ही साथ हम देखें कि कई बार ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो ओवर इन्वॉल्व होते हैं, जहां पर उनके इमोशंस जो हैं बच्चों के इमोशंस पे ज्यादा प्रभाव डालते हैं। उनके जो एक्शंस होते हैं, उनके बिहेवियर होते हैं, वो अपने इमोशन से एंग्जाइटी हो, चाहे चाहे गिल्ट हो, कि हम इतना काम कर रहे हैं और हम बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे, तो ओवर इंडल्जेंस करना, ओवर कॉम्पनसेशन करना इंडल्जेंस के तौर पे या कॉम्पनसेशन के तौर पे, उन चीजों का भी बच्चे की मानसिक और सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस पे कहीं ना कहीं प्रभाव आता है। बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही कि ओवर इन्वॉल्व्ड रहते हैं पेरेंट्स कई बार बच्चों के साथ, और वो उसकी क्षमता से ज़्यादा कहीं ना कहीं उस पर दबाव बनाते हैं, और हर बच्चा जो है वो अपने आप में अलग होता है। कहीं ना कहीं उसकी सहूलियत का भी हमें ध्यान रखा, उसके कोमल मन का भी हमें ध्यान रखना होगा। मधुलिका जी हमारे साथ मौजूद हैं। मधुलिका जी, आप तो पेरेंटिंग की एक्सपर्ट हैं। क्या मुश्किलात आप सबसे ज़्यादा देख रही हैं भारतीय पेरेंट्स में आजकल? क्या बढ़ती हुई प्रतियोगिता और इन सब के बीच में क्या कहीं ना कहीं ये पेरेंट्स भी उस दबाव से गुजर रहे हैं जिसकी वजह से वो दबाव शिफ्ट हो जा रहा है इन बच्चों पे? सबसे पहले तो मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी आपके चैनल को कि उन्होंने इतना अच्छा टॉपिक रेज किया है, और ये टॉपिक मेरे लिए, मेरे दिल के बहुत करीब है। सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। सो मैं यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ आपके सामने कि देखिए, जब हम बात कर रहे हैं, आपने आज एक नया तरह का कॉन्सेप्ट रखा है, जो एक नई स्टडी फाइंड आउट हुई है कि बच्चे के ब्रेन के स्ट्रक्चर्स में चेंज आ जाते हैं, यहाँ तक कि डीएनए में स्ट्रक्चर्स चेंज हो जाते हैं, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो बताया जा रहा है वो पेरेंट का व्यवहार है। स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग कैसे बच्चे के ब्रेन के स्ट्रक्चर को इतना इफेक्ट करती है। आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन कि जो बच्चा जब पैदा होता है तो उसका ब्रेन एक
मैलेबल शेप एक क्ले की तरह से होता है, उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। जैसे एक क्ले होती है ना, उसको जो शेप देनी चाहे हम दे सकते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही हमारे बच्चों में, जो बच्चे 14 साल से नीचे के बच्चे होते हैं, उन बच्चों के अंदर जो ब्रेन होता है वो डेवलप नहीं होता। और जो डेवलपमेंट की नीड्स होती हैं, दे आर इमोशनल नीड्स। जैसे हमारे शरीर को, बढ़ते शरीर को खाने की, न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, हमारे बढ़ते हुए ब्रेन को इमोशनल नीड्स होती हैं। और इमोशनल नीड्स नई फुलफिल होती हैं, जैसे कि प्यार है। बच्चे की बेसिक इमोशनल नीड्स हैं लव, सेफ्टी, बिलोंगिंगनेस एंड टच ऑफ बायोलॉजिकल पेरेंट्स। जब बायोलॉजिकल पेरेंट्स बच्चों को सेफ फील नहीं कराते, वो प्यार नहीं देते, तो बच्चे के ब्रेन के प्रोग्राम्स और बच्चों के न्यूरॉन क्लस्टर्स में वो चेंजेस आते हैं, जो कि पूरी लाइफ उनको ड्राइव करते हैं। फिर तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाता है हमारे लिए कि हमारा व्यवहार बच्चों के प्रति कैसा है। स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग में जब हम अपने बच्चे को, फॉर एन एग्जाम्पल, एक बच्चा स्टेज पर चढ़ता है और वो परफॉर्म नहीं कर पाता, या वो रिपोर्ट कार्ड में अच्छे नंबर नहीं लेके आता, और जब पेरेंट उसको शेम करता है, उसको ब्लेम करता है कि वो अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर पाया, उसके केयर गिवर्स उसको सेफ फील नहीं कराते, उसको एनकरेज नहीं करते, तो ये जो नेगेटिव इमोशनल एक्सपीरियंसेस हैं, ये लाइफ टाइम के लिए बच्चों के ब्रेन में एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसमें वो अपनी आइडेंटिटी को वैसा देखते हैं कि उनके अंदर वो सेल्फ डाउट और वो गिल्ट और वो ब्लेम हमेशा के लिए इम्प्रिंट हो जाता है। सो ये जो न्यूरॉन क्लस्टर्स की बात हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना कि हर इमोशनल एक्सपीरियंस, हर नेगेटिव इमोशनल एक्सपीरियंस बच्चों के अंदर न्यूरॉन्स के क्लस्टर्स बना देता है, जो कि लाइफ टाइम के लिए उनके अंदर इम्प्लांट हो जाते हैं। जैसे कि कंप्यूटर होता है, उसको चलने के लिए कुछ प्रोग्राम्स चाहिए, ऐसे ही बच्चों के, हमारे ब्रेन को चलने के लिए कुछ प्रोग्राम्स चाहिए होते हैं। और ये प्रोग्राम्स अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स में ही फॉर्म होते हैं, स्पेशली बिफोर 14 ईयर्स ऑफ एज। तो जब भी इमोशनल नीड्स बच्चों की पूरी नहीं होती, ये न्यूरॉन क्लस्टर्स वही शेप लेते हैं जो बच्चे इमोशनली एक्सपीरियंस करते रहते हैं। सो अ चाइल्ड हु फील्स गिल्टी, ashamed of himself and doubt about himself throughout his childhood will keep doubting himself, will keep feel ashamed and blamed throughout his life, no matter he वो कितना भी ट्राई करे उससे बाहर आने का, मगर उसके ब्रेन का स्ट्रक्चर उसको ड्राइव करता रहता है। दैट इज वाई इतना मेंटल हेल्थ आजकल इंपॉर्टेंट हो चुकी है कि बच्चे सैचुरेट हो जाते हैं मेंटल नेगेटिविटी और नेगेटिव फीलिंग्स के साथ, कि उनका ब्रेन दे गो इनटू फटीग एंड दे गो इनटू डिप्रेशन एंड मेंटल इलनेस। बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही कि कितनी सारी परतें हैं एक बच्चे के मन को प्रभावित करने की, और उसका पूरा जो सबसे अहम हिस्सा होता है जीवन का, जहां उसके विकास यात्रा उसकी जुड़ी होती है, और कहा भी जाता है कि वही होता है उसका, वहां पे आईक्यू डेवलप हो रहा है, उसके तर्क करने की क्षमता डेवलप हो रही है, उसकी हंसी, उसकी खुशी, हर चीज़ें जो हैं वो इन छोटे छोटे व्यवहार पर निर्भर करती हैं और छोटी छोटी घटनाओं पर भी निर्भर करती हैं। हमारे साथ लगातार तमाम जो गेस्ट हैं वो मौजूद हैं, और जाहिर सी बात है कि इसके जो क्लिनिकल चीज़ें हैं उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। मीमांसा जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरह से हम देखते हैं, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बच्चों की जिस तरह की इफ़ेक्ट पड़ रहा है, और स्टडी में बात सामने आई है, उसमें आम तौर पर किस तरह की गलतियां पेरेंट्स करते हैं। हम ये भी देखते हैं कि जिस तरह से कई बार हम अपने आसपास सुनते हैं कि भाई हमारा बच्चा तो किसी से बात नहीं करता, हमारा बच्चा पार्टीज़ में जाने से डरता है, हमारा बच्चा बहुत कम बोलता है। क्या ये सब अर्ली सिम्टम्स हैं जिन्हें हमें पहचानना होगा? देखिए, एक चीज समझने की जरूरत है कि हर बच्चे का अपना एक टेम्परामेंट होता है। इंट्रोवर्ट होना कोई नेगेटिव चीज नहीं है। सोशल हेजिटेंसी बच्चों में थोड़ी कभी कभार ज्यादा होती है, किसी में कम होती है, और ये एक सही एनवायरनमेंट के साथ इस चीज को ठीक किया जा सकता है। लेकिन एज सच इंट्रोवर्जन को एक नेगेटिव तरीके से देखना वो सही नहीं है। जरूरी नहीं है कि अगर कोई बच्चा इंट्रोवर्ट है तो कॉन्फिडेंट नहीं है, या वो सोशल सिनेरियोज में हर जगह वो अपने आप को लेस कॉन्फिडेंट पाएगा। ये एक बेसिक टेम्परामेंट होता है जो हम देखते हैं। साथ ही साथ क्या समझना जरूरी है कि माता पिता को बच्चे की इमोशनल नीड्स, उनके टेम्परामेंट, उनकी पर्सनैलिटी को समझते हुए अपने पेरेंटिंग स्टाइल को उस तरीके से ढालने की जरूरत है। मिस्टेक्स वहां होती हैं जहां हम एज अ पेरेंट ये समझते हैं
कि हमारे साथ भी इसी तरह की पेरेंटिंग हुई है, हमें भी इसी तरह से पेरेंटिंग करनी है, क्योंकि हमारे लिए काम किया तो आपके लिए भी यही हो। तो अगर हमें कभी मारा गया था या हमें बहुत ज्यादा डांटा गया था या हमें कंपैरिजन हमारे किए गए थे और उस कंपैरिजन से हम सुधरे और हमने जो है चीजें सीखी, तो ये चीजें गलत हैं। ये कुछ कॉमन एरर्स हैं, मिस्टेक्स हैं जो एज अ पेरेंट हम करते हैं और ये कहीं ना कहीं चलता आ रहा है। तो ये समझना जरूरी है। पहली चीज, कंपैरिजन जो है बच्चे की सेल्फ एस्टीम को इम्पैक्ट करता है, उनके अंदर सेल्फ डाउट लेकर आता है। कंपैरिजन्स हमें नहीं करने चाहिए। दूसरी चीज, बहुत ज्यादा रिजिडिटी और स्ट्रिक्टनेस, जहां पर हम हर बार किसी ना किसी पनिशमेंट का रोल लेते हैं बच्चों को सही चीज सिखाने के लिए, डिसिप्लिन सिखाने के लिए, चाहे वो वर्बल हो कि वर्बल तरीके से हम उनको बहुत हार्श चीजें बोलते हैं, या हम कहीं ना कहीं फिजिकल पनिशमेंट का उपयोग करते हैं। वो चीज भी बच्चे के अंदर एग्रेशन जो है ज्यादा लेकर आ सकती है, जहां पर बच्चा खुद के इमोशंस पे कंट्रोल कहीं ना कहीं कम कर नहीं कर पाता और उनके अंदर भी एग्रेसिवनेस अपने बिहेवियर में आ सकता है। इवन एज अ पेरेंट, जब हम अपना इम्पल्स खो देते हैं और अगर हमें इरिटेशन हो रही है और हम बच्चे पे निकाल रहे हैं, तो बच्चा भी उसी तरह की इम्पल्सिविटी हमारे से सीखता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो बच्चे सीखते हैं वो है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एक बहुत ही साइंटिफिक तरीका है, जहां पर हम ये कहते हैं कि बच्चे वातावरण से सीखते हैं और सबसे पहला वातावरण जो बच्चों को प्रोवाइड करते हैं वो है उनके माता पिता। तो हमारा खुद का स्वभाव, हम अपने इमोशंस पे किस तरीके से नियंत्रण पा रहे हैं, हम अपना व्यवहार किस तरीके से बच्चे को शो कर रहे हैं, वो एक मिरर है बच्चे के लिए उसी तरह की चीजें इम्बाइब करने के लिए, क्योंकि बच्चे स्पॉन्ज के जैसे होते हैं और उनकी शेपिंग जो है डिपेंड करती है कि एज अ पेरेंट हम कैसे अपने आपको एज अ रोल मॉडल उनके सामने लेकर आते। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत अहम बात, बहुत ही अहम पॉइंट्स आपने गिनाए जिसके ज़रिए पेरेंट्स को भी मदद मिलेगी ये समझने की कि आखिर जो व्यवहार और जो वातावरण हम अपने बच्चों को दे रहे हैं उसमें कहाँ हमसे छोटी छोटी जो हैं वो भूल हो जा रही है, जिसकी वजह से इस तरह की नौबत आ रही है। डॉक्टर प्रियंका महाजन हमारे साथ हैं, जानी मानी साइकियाट्रिस्ट। प्रियंका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जिस विषय पर बात कर रहे हैं मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस विषय के बारे में शायद इस तरह से विस्तार पे चर्चा करने की आवश्यकता आज ये रिसर्च ने पैदा की है, लेकिन शायद इस पर वक्त वक्त पर चर्चा होती रहनी चाहिए। हमारी कोशिश ये रहेगी। एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा, जो ये रिसर्च कह रही है कि डीएनए को जो है वो प्रभावित कर रहा है, बच्चों का जो बच्चों के साथ जिस तरह का हमारा व्यवहार है और सख्त पेरेंटिंग, ये चीज़ बहुत ही यूज़ की गई है। क्या आप इस पूरी रिसर्च से इत्तेफाक रखती हैं, और अगर रख रही हैं तो क्या वो गलतियां पेरेंट्स की ओर से हो रही हैं इस वक्त जो बच्चों के इस मानसिक विकास और उनके पूरे व्यवहार को पर प्रभाव डाल रही हैं? थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। जैसे हमने अभी इन्होंने बताया कि बच्चे एक मिरर है पेरेंट्स के लिए, एंड डेफिनेटली बच्चों में पेरेंट्स का बिहेवियर शो होता है। और अगर पेरेंटिंग बहुत स्ट्रिक्ट रहती है तो देयर आर हाई चांसेस दैट बच्चे में डिप्रेशन, एंजाइटी, अग्रेशन, रेबिलियन, ये सब देखा जाता है। हम लोग इससे डे टू डे में डील करते हैं और हम देखते हैं कि they start psychologically becoming impacted, and definitely wo aggression comes genetically also in them. So somehow DNA is also impacted because genes are coming from the parents. तो अगर पेरेंट्स अग्रेसिव हैं तो उनके जीन्स बच्चों में भी आएंगे, एंड टुमारो बच्चे भी अग्रेसिव होंगे। So this is a very important study which is going on, and I would say कि हाँ, DNA में जो पेरेंट्स का बिहेवियर है दैट इज आल्सो कैरीड थ्रू डीएनए टू द चिल्ड्रन। बहुत अहम बात आपने कही कि वाकई हमें इसे इसी नज़रिए से देखना होगा, और जब इस तरह की गंभीर समस्या के बारे में इशारा किया जा रहा है तो एक चीज़ और, हम केवल पेरेंटिंग को दोष नहीं दे सकते, हमें बहुत सारी और भी चीज़ों पर बात करने की आवश्यकता है। और जाहिर सी बात है कि इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल है कि जो घटनाएं एक बच्चे के जीवन में होती हैं, बच्चा जो है वो बहुत सी चीज़ों को ऑब्जर्व करता है और उन्हें समझना बहुत आवश्यक है। मधलिका जी, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से हम देखते हैं कि एक बच्चे को हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ पेरेंटिंग या सख्त पेरेंटिंग या हम बहुत
ज़्यादा उस पर दबाव बना रहे हैं, इस वजह से उस पर डिप्रेशन या बाकी चीज़ें हावी हो रही हैं। हम आजकल देख रहे हैं बच्चों के साथ चाइल्ड अब्यूज़, घर में किसी तरह की ऐसी अप्रिय घटना या किसी क्लूज़ का उसके जीवन से चले जाना जिससे बहुत वो अटैच्ड है। कई बार हमने देखा कोरोना के दौर में बहुत से बच्चे जो थे उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया। क्या ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है अब एड्रेस करना, और इसके लिए कुछ ऐसा सिस्टम तैयार करना जिस पर ज़्यादा बात हो सके, क्योंकि हम ये मानते हैं कि वक्त के साथ ये हालात सुधर जाएंगे। हम कई बार बच्चे को उसके हाल पे छोड़ देते हैं। जी, मेरा मानना है कि बच्चे बहुत सारी चीजें मिरर करते हैं और मॉडल करते हैं, तो आई वुड से कि हाँ, वो चीजों का इम्पैक्ट बच्चों पे होता है। I'm sorry, am I audible? यस जी, मधुलिका जी, मेरा सवाल ये था कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बच्चों की सख्त पेरेंटिंग की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन क्या बहुत सी घटनाएं जो उसके जीवन में होती हैं, कई बार बच्चा चाइल्ड अब्यूज़ का शिकार होता है, कई बार बच्चा किसी क्लोज का उसकी ज़िंदगी से चले जाना। कोरोना के दौर में हमने देखा कि कई बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अपने माता पिता खो दिए। क्या ये सारी चीज़ें बहुत बड़ा फैक्टर हैं बच्चे की विकास यात्रा में? बच्चों का ये जो इमोशनल एक्सपीरियंस का टॉपिक है, इसको 3 जगहों पे डिवाइड करना चाहूंगी। सबसे पहला, किसी भी तरह का इमोशनल नेग्लेक्ट या किसी भी तरह का इमोशनल अब्यूज या फिर किसी भी तरह का इमोशनल अबैंडनमेंट जब भी बच्चा एक्सपीरियंस करता है, वो बच्चे के ब्रेन पर एक इम्प्लांट, एक एक्सपीरियंस, एक मेमोरी हमेशा के लिए छोड़कर जाता है। तो जैसे कोविड की आपने बात करी कि इस तरह के एक्सपीरियंस इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और इनफैक्ट पेरेंट्स भी, क्योंकि सब पेरेंट्स को कभी भी ट्रेनिंग नहीं दी जाती है कि वो कैसे पेरेंट्स बनेंगे और क्या पेरेंट, बिकॉज दिस इज नॉट अ टॉपिक दैट इज टॉक्ड बिफोर हैविंग चिल्ड्रन। सो मैं यहाँ पर यही एडवाइस देना चाहूंगी कि किसी भी तरह की ऐसी सिचुएशन का जो सबसे बड़ा और सबसे आसान इलाज है वो ये है कि बच्चों को नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को फील करना सिखाना चाहिए। बच्चों को नहीं पता कि अगर वो रोना चाहते हैं तो उनको चुप करा दिया जाता है कि रोने की बात नहीं है, और रोने से क्या वो वापस आ जाएंगे या रोने से वो मिल जाएगा। तो जब भी इमोशनल एक्सपीरियंस, इमोशन इज लाइक एनर्जी इन मोशन, एनर्जी हैज टू कीप फ्लोइंग। जब हम किसी भी इमोशनल एक्सपीरियंस को रोकते हैं अपने बच्चे में, उनको मना करते हैं कि तुम रो मत, तुम गिल्टी फील मत करो, या तुम्हें गुस्सा क्यों आता है, सो व्हेनेवर वी क्वेश्चन देम, दे स्टॉप फीलिंग देयर इमोशन, एंड when they stop feeling their emotion, वो एनर्जी उनके अंदर ट्रैप हो जाती है और वो ट्रैप्ड ही रहती है, और उसी ट्रैप्ड एनर्जी से उनके ब्रेन के क्लस्टर्स बन जाते हैं। तो इसका सबसे आसान और सबसे इफेक्टिव तरीका ही है ये पेरेंटिंग का कि बच्चों को पूछना चाहिए that what are they feeling, how are they feeling, and we should not question them that why are they feeling. Every child has its own emotional needs. If a child is going through any emotional experience, we should help them. समय कम है और एक आखिरी सवाल मैं डॉक्टर प्रियंका से लेना चाहूँगा, और मधुलिका जी आपकी ही बात को आगे ले जाकर मैं उनसे पूछना चाहूँगा। जब बात हो रही है इमोशनल फीलिंग की, प्रियंका जी, क्या एक तरह की हमारी सोसाइटी में ये बात मान ली गई है कि जो लड़के और लड़कियों की इमोशनल फीलिंग है वो बिल्कुल अलग है, और उसको टैकल करने का या उस पर अब रिएक्ट करने का जो तरीका है वो भी पेरेंट्स का या सोसाइटी का वो बिल्कुल अलग है? मेरे ख्याल से आपके पास इस तरह के बहुत सारे केसेस आते होंगे। देखिए, अभी तो इनफैक्ट बहुत चेंजेस आए हैं सोसाइटी में, और लड़के और लड़कियों में फर्क कम हुआ है। पर हाँ, अभी के चेंजेस को देखते हुए भी ऐसे कुछ फैमिलीज हैं जो हमारे पास आते हैं जो लड़कियों की फीलिंग्स और इमोशंस को पूरी तरह निग्लेक्ट करते हैं और लड़कों को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं। बट आई थिंक विद द टाइम चेंजिंग, स्पेशली कोविड टाइम्स में जब पेरेंट्स अपने घर पे रहे हैं, बहुत सारी चीजें लाइफ में घटी हैं, उसके बाद शायद उन्होंने उनको इक्वेट करना शुरू किया है लड़के और लड़कियों के इमोशंस को। बट एज डॉक्टर्स हम हमेशा हर पेशेंट को, हर फैमिली को यही सलाह देते हैं कि लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं है। जैसे कि अभी मुझसे पहले मधुलिका जी ने बोला कि बच्चों को एक्सप्रेस करने का टाइम दिया जाए। अगर बच्चों को एक्सप्रेस करने दिया जाए तो हम उनको बहुत सारी आने वाली फ्यूचर प्रॉब्लम से बचा सकते हैं।
कुछ बहुत अहम बात इस पूरी चर्चा में निकलकर सामने आई और जाहिर सी बात है इस चर्चा का मकसद यही था कि हम कोशिश यही करें कि जो सख्त पेरेंटिंग है उसको डिफ़ाइन करें, क्योंकि ये रिसर्च चिंताजनक तो है। हो सकता है कि एक अरसे से ये चीज़ें मौजूद हों, आज चूंकि क्लिनिकल रिसर्च सामने आई है तो ये चीज़ ऊपर आई है और आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अब वक्त आ गया इसको एड्रेस करने का। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अपने तमाम ख़ास मेहमानों का, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर मीमांसा, इसके साथ ही मधुलिका जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही बेहतर विश्लेषण आप सभी की ओर से आया और उम्मीद करेंगे कि हम अपने नौनिहालों के लिए, अपने बच्चों के लिए एक बेहतर संसार दें। जी हाँ, कम से कम ये कोशिश कीजिए कि अपनी हीनता, अपनी किसी कमी को उन पर हावी होने मत दीजिए। एक वक्त होता है उनका विकास का, उस विकास यात्रा में उनकी यात्रा है, उनकी यात्रा थोड़ी धीमी भी हो तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। वो बेहतर रहें, एक अच्छे इंसान बने और उनमें चीज़ों को लेकर हंसी और खुशी का जो भाव है, सुख और दुख का जो भाव है, वो एक संतुलित हो, ये हमें बहुत विशेष रूप से ध्यान देना होगा। कैसा लगा आपको शो? हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर जाकर बताइए। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।